Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India, Law and Engineering। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपनी एक्ट 2013। तो क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2013 हमारे सिलेबस में पूरा डिटेल्ड में दे रखा है, तो इसीलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट देखेंगे और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम इसी कंपनी एक्ट को सेकंड पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक, कंपनी एक्ट 2013। तो बेसिकली ये एक्ट है, क्यों बनाया गया है, ये एक्ट जो है क्यों बनाया गया है। तो द कंपनी एक्ट 2013 regulates the formation and functioning of corporations और कंपनीज इन इंडिया। इस एक्ट को 2013 में बनाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, और वो बेसिकली इसलिए किया गया था कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उनका फंक्शन या उनका जो कंपनीज का फॉर्मेशन होना एक कानून के दायरे में आ जाए, है ना। सभी कंपनी जो है वो एक तरीके से लीगल एंटिटी बन जाए, कानून के दायरे में रहते हुए काम करें, और अगर उनका फॉर्मेशन किसी भी नई कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी कानून के दायरे में रहते हुए हो। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके बाद 1956 में ये पहला एक्ट बना था, कंपनी एक्ट 1956, जो उस टाइम पे जितनी भी बिजनेस एंटिटीज होती थी हमारी कंट्रीज में, जितनी भी कंपनीज होती थी उनको गवर्न करता था। लेकिन ये जो 1956 वाला एक्ट है इसमें मल्टीपल टाइम्स जो है अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, और 2013 में तो इतने ज्यादा हुए कि एक नया ही हमें गवर्नमेंट को जो है एक्ट वो लाना पड़ा, जिसको हम कंपनी एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं। और कंपनी एक्ट 2013 हमारे इंडिया में तब से इम्प्लीमेंटेड हो गया। अब इस एक्ट की जो सबसे एक खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो है इसका सेक्शन नंबर 135, है ना। तो देख लेते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। बाय सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट 2013, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR मैंडेटरी बाय लॉ। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लॉ के थ्रू कंपल्सरी करने वाला इंडिया जो है पहला देश बन गया। ठीक है, ये सेक्शन 135 में मेंशन है। ठीक, अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ना, और इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, इसके ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ सेक्शन 135 और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, ये दो टर्म जो है आप याद कर लीजिए। ठीक है, फिर अगर इस एक्ट को 2013 वाला जो हमारा एक्ट है इसको हम कंपेयर करें 1956 वाले एक्ट से, तो बेसिकली ये देखा गया है कि जो कंपनी एक्ट 2013 है उसको थोड़ा छोटा किया गया है ना, इजी बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया है ताकि कंपनीज जो है इजीली बिजनेस कर सके। तो देख लेते हैं, जो हमारा 1956 वाला एक्ट था उसमें 13 पार्ट थे, कंपनी एक्ट 2013 में कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर चैप्टर्स 26 थे, अब 29 हो गए हैं। पहले सेक्शन 658 थे, अब 470 हो गए हैं। तो लगभग इसमें देखिए 180 से 200 तक के सेक्शंस जो है कम कर दिए गए हैं। तो लॉ हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, और शेड्यूल पहले 15 थे, अब क्या हो गए हैं, 7 हो गए। ठीक है, तो इसमें जो कंपनी एक्ट में हम पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को एक पर्सन से रिलेट कर रहे हैं, और ऐसे पर्सन से जो आर्टिफिशियल है। तो जैसा आप जानते हैं आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैनमेड होता है। तो कंपनी भी क्या होती है, मैनमेड होती है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई हुई होती है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेट किया गया है। इट इज एन इनविजिबल इंटेंजिबल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये जो पर्सन है ना, ये कैसा है, ये एक तो इनविजिबल है क्योंकि पर्सन हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का बेसिकली मीनिंग होता है जिसको कोई छू नहीं सकता, या इंटेंजिबल का मीनिंग होता है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो ये कैसा पर्सन हो गया,
इनविजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, और साथ में ही क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स कानून के दायरे में रहते हुए बनाया गया है, तो इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी है। ठीक है। नाउ फॉर्मेशन, कंपनी का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, कोई जब हमें नई कंपनी फॉर्म करनी होती है तो हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो कंपनी का फॉर्मेशन है वो एक लीगल प्रोसेस है ना, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया गया है, ये कहा गया है कि जो भी कंपनी इंडिया में बिजनेस करेगी उनको कंपनी को इस कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फॉर्म करना होगा। तो लीगल प्रोसेस हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, पूरे प्रोसेस को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज है इसमें प्रमोशन स्टेज, सेकंड स्टेज है इसमें रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, एंड थर्ड स्टेज है इसमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो इन तीनों स्टेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इसमें हमारा प्रमोशन स्टेज। तो promotion is the process of discovery and investigation of business opportunities, planning and organization of physical, financial and human resources with a view to forming a company। ठीक है, तो प्रमोशन क्या है, प्रमोशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की डिस्कवरी करते हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ सपोज, तो मैं सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करूंगा कि मैं कौन सा बिजनेस या किस बिजनेस के लिए कंपनी खोलूं, है ना, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे किस एरिया में मिलेगी, किस एरिया में मैं अपनी कंपनी खोलूं। फिर उसके बाद मैं प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग किसकी करता हूँ, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करूंगा, है ना, कंपनी खोलने के लिए। उसमें आपके फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, इन सब की प्लानिंग प्रमोशन स्टेज में की जाती है। और इस तरह की जो प्लानिंग है बेसिकली वो कौन करते हैं, प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमोटर का मतलब क्या है। अ प्रमोटर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन। पहले तो ये इसको क्लियर कर लेते हैं कि प्रमोटर कौन होते हैं। प्रमोटर एक पर्सन भी होता है, हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। अब ये प्रमोटर क्या होते हैं, कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब यह है कि जिसके माइंड में बिजनेस करने का आइडिया आ रहा है, कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया हो रहा है, वो कौन है, प्रमोटर है ना। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, अब जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमारे माइंड में भी कई बार आइडिया आते रहते हैं कि मैं ये वाला बिजनेस कर लेता हूँ या मैं ये वाला बिजनेस कर लेता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आइडिया ही आके रह जाता है, उसको हम आगे जो है कुछ उसमें कर नहीं पाते हैं, या है ना कोई प्रोसेस कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस केस में प्रमोटर नहीं होंगे। प्रमोटर का मतलब यह है कि आइडिया आने के बाद उस आइडिया से वो कंपनी को फॉर्म करने के लिए आगे प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो कंसीव्स द आइडिया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, टेक्स नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन। फिर प्रमोटर क्या करते हैं, प्रमोटर के माइंड में जो आइडिया आ गया उसको अब वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं कि किस तरीके से कंपनी खोली जाए, कंपनी का फॉर्मेशन किया जाए। फिर आगे चल के वो कंपनी से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल आ जाता है। ये जो प्रमोटर होते हैं ये शेयर होल्डर की तरह रोल प्ले कर सकते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्ट विद एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह भी ये एक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये कंपनी को एडवाइस कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर हम लीगल पोजीशन की बात करें प्रमोटर की, तो ये जो प्रमोटर होते हैं ना तो ये एजेंट होते हैं ना ये ट्रस्टी होते हैं। ठीक है, इनका फिड्यूशरी रिलेशन होता है कंपनी के साथ। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक विश्वास वाला, एक ट्रस्ट वाला, एक एथिक्स वाला इनका कंपनी के साथ रिलेशन होता है। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी के साथ इनका ट्रस्ट वाला रिलेशन हो, इनका 3-4 कंपनी के साथ भी ट्रस्ट वाला रिलेशन हो सकता है। जैसे सपोज मैंने एक कंपनी खोल ली, मैं प्रमोटर हूँ एक कंपनी का, अब मेरे माइंड में ये आता है कि मैं दूसरे बिजनेस के लिए दूसरी कंपनी खोलूँ, तो मैं दूसरी कंपनी के लिए भी तो प्रमोटर बन जाऊंगा ना, है ना। तो इस केस में क्या होता है, प्रमोटर के केस में प्रमोटर एक कंपनी के साथ
जरूरी नहीं है एक कंपनी के साथ ही उनका रिलेशन हो, उनका 2 या 3 या 4 कंपनी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इनके फंक्शन कुछ तो हमने देख ही लिए, और इनके मेन फंक्शन देख लेते हैं। कंसीव द आइडिया ऑफ द कंपनी, ये हमने देख ही लिया, लेकिन इनका जो आइडिया होता है ना, वो फॉल्स नोशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता, ट्रू इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। फिर ये इनका जो कंपनी खोलने का आइडिया है, उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन करते हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि इनका आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और कई तरह के फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि इनके आइडिया से जो कंपनी का फॉर्मेशन होने वाला है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। फिर ये कई तरह की रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जैसे कंपनी के लिए आगे चल के एम्प्लॉय स्टाफ रखने हैं, कंपनी के लिए मेमोरेंडम बनाने हैं, कंपनी के लिए डायरेक्टर्स हायर करने हैं, है ना। इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट प्रमोटर पूरी करते हैं। उसके बाद कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इन्हें कहीं पे अपनी कंपनी खोलनी है, उसके लिए इन्हें जमीन खरीदनी है, तो जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कई तरह के इन्हें पेमेंट करने पड़ते हैं, तो पेमेंट से रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, डिसाइडिंग फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, एग्रीमेंट विद बैंकर्स एंड ब्रोकर्स। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा कंपनी का, कंपनी में कितना पैसा लगाया जाएगा, ठीक है, उसके लिए ये फिर बैंक से और ब्रोकर से कई तरह के एग्रीमेंट करते हैं। फिर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है प्लेस एंड नेम। अब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस प्लेस पे होगा, वो प्लेस डिसाइड करते हैं। कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी के नाम को फिर ये अप्रूव कराने का भी काम किनका होता है, प्रमोटर्स का होता है। और ये कंपनी का नाम बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करवाते हैं और वहां से अप्रूवल लेते हैं। फिर एंश्योरिंग सब्सक्रिप्शन टू द इनिशियल कैपिटल, मींस इनके पास कंपनी के अंदर जो भी कैपिटल है, मतलब जो भी पैसा है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन कहाँ से आएगा, और लोग कहाँ से आएंगे, और लोग कहाँ से जो है इनकी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन सब्सक्राइबर की बात हो रही है। फिर ensuring verification of the registered office within period of 30 days of company incorporation। जब कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है तो 30 डेज के अंदर इन्हें जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका वेरिफिकेशन एंश्योर करना पड़ता है ना, ये काम भी इनका होता है। और फिर कंपनी के सारे अफेयर्स भी ये कंट्रोल करते हैं। फिर दूसरा स्टेज आता है इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो बेसिकली पहले स्टेज में क्या हो गया, पहले स्टेज में एक तरह से प्लानिंग हो गई, है ना। वो प्लानिंग दूसरे स्टेज में भी चलती है, और दूसरे स्टेज में वो प्लानिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन तक का काम हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन वाली जो है सेकंड स्टेज है। और अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इज रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी तभी बन पाएगी, तभी फॉर्म होगी, कंपनी एग्जिस्टेंस में तभी आ पाएगी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कंपनी को सर्टिफिकेट इशू होगा। इस केस में सर्टिफिकेट को बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सेकंड स्टेज में 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्टेप, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड CIN। तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं इसमें। इन ऑर्डर टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द प्रमोटर्स। अब प्रमोटर क्या क्या स्टेप लेंगे, तो एक दो स्टेप तो हमने फर्स्ट वाले स्टेज में पढ़ ली, वो यहाँ पे भी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे किस तरह की कंपनी हम खोलना चाहते हैं, प्रमोटर्स किस तरह की कंपनी खोलना चाहते हैं। फिर कंपनी के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए कौन सी प्लेस वो चूज करते हैं। फिर प्रमोटर्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं ये हम 4th यूनिट में पढ़ चुके हैं। सिलेक्टिंग एंड रिजर्विंग नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए नेम को सिलेक्ट करना और उसको फिर रजिस्टर्ड करवाना, रिजर्व करवाना, ताकि और कोई उस नाम से कंपनी ना खोल ले, ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम MOA एंड ड्राफ्टिंग आर्टिकल AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करवाना। ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट होगा इस लेक्चर का, उसमें हम इनको डिफाइन करेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को। बेसिकली ये रूल्स होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं रूल्स होते हैं, और मेमोरेंडम के अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रिंटिंग करवाना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया
सेकंड स्टेप में क्या है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब फॉर्म है या इस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो फॉर्म बताया गया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाता है और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच किए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आ जाएगा, मेमोरेंडम आ जाएंगे, आर्टिकल आ जाएंगे, सब्सक्राइबर जिन्होंने पैसा दिया है कंपनी को खोलने के लिए, सब्सक्राइब किया, उनके सारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे और डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाए जाते हैं और उसको एप्लीकेशन फॉर्म को सारे डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में सबमिट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करी है उसकी स्क्रूटनी होगी, उसका और डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें रेक्टिफिकेशन वर्क किया जाता है किसी ऑथराइज पर्सन की तरफ से। मतलब एक पर्सन होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस में, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को थॉरोली उनकी स्क्रूटनी करेगा, उनकी स्टडी करेगा और उसके बेस पे बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है या आपके कोई डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग तो नहीं है। उनके बेस पे पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन वर्क कर लिया जाएगा। और जब रेक्टिफिकेशन वर्क हो जाएगा तो फोर्थ स्टेप में क्या है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन वर्क ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हो जाते हैं, सही है, और आपका रेक्टिफिकेशन वर्क हो गया, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो जो रजिस्ट्रार है अब वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है उसको इशू करेंगे। और साथ में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर कह रहा हूँ उसको बेसिकली यहाँ पे नाम दिया गया कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये दो चीजें जो हैं इशू कर देंगे, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसको हम CIN नंबर भी बोलते हैं। ठीक, और थर्ड जो हमारी स्टेज है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब जब हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना, जब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो उसके बाद हमारी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, मतलब कंपनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं बचेगी। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, एवरी कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस, है ना। तो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, जैसे ही आपका CIN नंबर मिलेगा, तो उसके बाद कंपनी जो है अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है। कमेंस माने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद कोई भी और फॉर्मेलिटी नहीं बचती है और आपकी कंपनी जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने देखा कि कंपनी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी। ठीक, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की थी, तो क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में चेंज हो सकती है या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में चेंज हो सकती है? ठीक है, तो दोनों ही के आंसर है यस, हो सकता है कन्वर्जन। तो हम उसी कन्वर्जन की बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला हम देख लेते हैं कि हमारी जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। A public company can be converted into a private company by altering the articles. Altering the articles मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, है ना, उनमें पहले चेंज कर दिया जाए। दूसरा, अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है तो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज नहीं कर सकते। फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी के अंदर 30 डेज के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना। उसके बाद पब्लिक कंपनी का जो नेम है उसमें प्राइवेट लिमिटेड हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बेस पे बेसिकली क्या होता है, हमारी जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में चेंज हो जाती है। द कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट अफेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी। और जब कंपनी का कन्वर्जन हो जाता है पब्लिक से प्राइवेट में, तो कंपनी की आइडेंटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ सेकंड है इसमें कन्वर्जन, प्राइवेट कंपनी को कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाए।
तो इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस है ना, 3 वेज हैं। कौन कौन से? कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट, कन्वर्जन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कन्वर्जन बाय चॉइस। तो पहले देख ले कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है ऑटोमेटिकली। कंपनी जो है, जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन यही है दैट इफ इट परमिट्स फ्री ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इफ इट्स मेंबरशिप एक्सीड 200। तो कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मैक्सिमम मेंबर जो हो सकते हैं उनका नंबर, मैक्सिमम नंबर जो है वो 200 हो सकता है। लेकिन अगर उसमें मेंबरशिप बढ़ गई, 200 से ज्यादा हो गई, है ना, या फिर शेयर्स की फ्री ट्रांसफेरेबिलिटी है, मतलब शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है ये, ठीक है, या फिर उस कंपनी ने अपने शेयर्स जो है जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर दे दिया है, तो वो कंपनी जो है प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है। तो ठीक है, एक तो केस ये है, डिफॉल्ट हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। और जब कंपनी जो है प्राइवेट से पब्लिक के अंदर चेंज होती है, तो उसे कई तरह के जो पहले प्रिविलेजेस या एग्जाम्पशंस मिल रहे थे वो अब नहीं मिले, जैसे टैक्स में छूट मिल रही हो बाई चांस, है ना, तो उस तरह के एग्जाम्पशन या प्रिविलेज उस कंपनी को नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए मेंबर का नंबर बढ़ जाता है ना, लेकिन कंपनी फिर भी प्राइवेट रहना चाहती है, तो कंपनी को अलग से कंपनी लॉ बोर्ड में रिलीफ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वहां ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हम प्राइवेट ही रहना चाहते हैं, हम पब्लिक में कन्वर्ट नहीं होना चाहते। दूसरा है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के दायरे में रहते हुए, या फिर इसको बोल सकते हैं फोर्सफुली, कैसे कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में चेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए 4 सर्कमस्टेंसेस हैं, 4 कंडीशंस हैं। वेयर 25% or more its paid up share capital is held by one or more bodies, corporate और public company। इसका मतलब ये है किसी प्राइवेट कंपनी के 25% जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, 25% वो किसी कॉर्पोरेट हाउस के पास आ जाए या किसी पब्लिक कंपनी के पास आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा, average annual turnover is not less than 25 crore for 3 consecutive final years। पिछले 3 साल में, अगर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में हम कंपनी का टर्नओवर देखें तो वो 25 करोड़ या उससे अधिक है, तो वो कंपनी जो है प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी। देन वेयर अ प्राइवेट कंपनी होल्ड्स नॉट लेस देन 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के पास जो पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर वो 25% से ज्यादा है ना, तो उसको भी पब्लिक कंपनी में चेंज किया जा सकता है। और लास्ट कंडीशन है इसमें, सेकंड पार्ट में, सेकंड वे में लास्ट कंडीशन ये है कि अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है और पब्लिक के लिए, है ना, जनरल पब्लिक के लिए अपने शेयर डिबेंचर्स जो है ऑफर कर देती है, अपने शेयर और डिबेंचर्स को स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल कर देती है, या जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि जनरल पब्लिक जो है वो प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। और लास्ट है इसमें कन्वर्जन बाय चॉइस, मतलब कंपनी खुद से ही चाहती है कि वो पब्लिक कंपनी में चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अ प्राइवेट कंपनी में be its own choice become a public company, the steps necessary for this purpose are as follows। तो पहला इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी के अंदर ही एक स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। A private company desiring to become public company must pass a special resolution to this regard। स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा और वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है मेंबर से पास करवाना पड़ेगा। फिर उस रेजोल्यूशन की जो कॉपी है, जो पास हुआ है ना, उसको रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास 30 डेज के अंदर फाइल करना होगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम है ना, 3 से कम है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा के 3 करने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 की है। और जो मेंबरशिप अगर लेस देन 7 है तो उसको बढ़ा के 7 करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम उसमें
मेंबरशिप जो होती है वो 7 की होती है। और पेड अप कैपिटल जो होता है उसको 5 लाख रुपीज करना होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के केस में जो पेड अप कैपिटल होता है वो 1 लाख रुपीज का होता है, और पब्लिक कंपनी के केस में जो पेड अप कैपिटल होता है वो 5 लाख का रुपीज होता है। तो पेड अप कैपिटल को भी बढ़ा के 5 लाख रुपीज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो जो प्राइवेट कंपनी है वो हमारी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी का जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है या बाकी का जो पार्ट बचा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।